हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। और आज के वीडियो में हम एक रोचक विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारतीय इतिहास में राजवंशों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके संस्थापकों ने देश को एक नई दिशा प्रदान की है। इस वीडियो में आज हम उन सब प्रमुख राजवंशों और उनके संस्थापकों के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, जो कि आपको आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो गाइज, मोटा मोटा मैं पहले आपको बता देती हूँ भारतीय इतिहास के ये जो प्रमुख राजवंश हैं उनके संस्थापक है उससे रिलेटेड, जिससे कि आपको एक कहते हैं ना कि सिनॉप्सिस टाइप मिल जाएगा, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा। तो गाइज, छोटा अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास के प्रारंभिक दौर में विभिन्न राजवंशों ने अपने क्षेत्रीय सत्ताधारियों के माध्यम से अपनी सत्ता स्थापित की थी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अलग अलग जो महाजनपद आए थे उन्होंने अपने अपने अलग अलग काल में, चाहे वो शक रहे हों, गुप्त रहे हों, मौर्य समाज रहे हो, चोल वंश रहा हो, गुर्जर प्रतिहार रहा हो, राजपूत हो, मराठा हो, मुगल हो, सतवाहन हो या फिर विजयनगर हो, तो ऐसे जितने भी राजवंश आए हैं इस संस्कृति को और इतिहास की महिमाएं जो वो अलग अलग अपनी अपने हिसाब से लेकर आए थे, उन्होंने उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन राजवंशों के संस्थापक ने अपनी विजयों, सशक्तियों, व्यापारिक गतिविधियों, कला और साहित्य के माध्यम से अपने समय की महत्वपूर्ण यात्राएं पूरी की। हमारे वीडियो में हम इन संस्थापकों के बारे में जितने भी जो रोचक तथ्य हैं जो कि इनसे रिलेटेड हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, उनको साझा करेंगे और उनके योगदान की जो महत्वपूर्णता है उसको आप तक लेकर आएंगे और आपको समझाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं उन संस्थापकों के बारे में। तो गाइस, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ जो राजवंश हैं जिनमें कि शुंग वंश हुआ, गग वंश हुआ, नंद वंश हुआ, गुप्त वंश हुआ, पाल वंश हुआ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगी, क्योंकि हर एक एग्जाम में हिस्ट्री एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, एज वी ऑल नो दैट इट इज द बैकबोन ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसी चीजें याद रखना, और बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है और ऑफ कोर्स डिफिकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री एक कहते हैं ना अथाह सागर के जैसे ही है, जो कि एकदम से सब कुछ याद नहीं रहता है। तो गाइस, छोटा छोटा क्रिस्प फॉर्म में हम उसको लेकर आए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं इन इस वंश से रिलेटेड वो हम लेकर आए हैं, जिससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन उस वंश से रिलेटेड आएगा तो उसका सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एंड में हमें देख के जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो पहला गाइस जो वंश रहा है वो है शुंग वंश, जिसके जो संस्थापक रहे हैं वो है पुण्यमित्र शुंग। तो टाइम पीरियड सबसे बेसिक चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो ये आपको हाईलाइट करना है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो गाइस, पुण्यमित्र शुंग की बात की जाए तो 185 से 73 ईस्वी पूर्व का जो शासन काल इनका रहा है वो है, और इस दौरान वो प्राचीन भारत के शुंग राजवंश के एक राजा थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। वे शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा थे। इससे पहले वे मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। तो गाइज, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे पहले वो कहाँ मतलब कार्य किया करते थे या कहाँ से जुड़े हुए थे। 185 ईसा पूर्व में पुण्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट ब्रह्मद्रथ का वध करके स्वयं को राजा उद्घोषित कर दिया गया था। तो किसका वध किया था, यहाँ पर ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है गगवंश, जिसके संस्थापक की बात की जाए तो वो है वज्रहस्त वर्मन। तो गाइस, पश्चिम गंग वंश प्राचीन कर्नाटक का एक राजवंश था। तो प्राचीन कर्नाटक आपको ध्यान में रखना है। ये पूर्वी गंग वंश से अलग थे, पूर्वी गंग जिन्होंने बाद के वर्षों में उड़ीसा पर राज्य किया था। तो लेटर अगर इनिशियल एज एन एंशियंट टाइम की बात की जाए तो कर्नाटक के एक राजवंश रहे थे, और लेटर की बात की जाए तो उन्होंने उड़ीसा पर राज्य किया था। वज्रहस्त अन्याभिवना
वर्मन, अन्याभिमा वर्मन पूर्वी गंगा वंश का शासक और संस्थापक था। तो ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है। राजा भानुदेव चतुर्थ अंतिम शासक थे। तो गाइज एज वी ऑल नो कि लाइक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जितने भी होते हैं वो सारे ही एक अलग अलग अपना रोल प्ले करते हैं। तो कौन सा किस श्रेणी में आता है आपको वो नाम भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर अगर राजा भानुदेव की बात करें तो वो चतुर्थ श्रेणी में थे, एज एन चतुर्थ पोजीशन पे थे और अंतिम शासक थे इस वंश के। नेक्स्ट बात करें तो वो है गढ़वाल वंश, जो कि चंद्रदेव द्वारा संस्थापक किया गया था, स्थापना किया गया था। सो गाइस, चंद्रदेव मध्यकालीन भारत का एक राजा था जिसने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। गुर्जर प्रतिहारों के बाद कन्नौज में की थी। ओके, सो गुर्जर प्रतिहारों के बाद कन्नौज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। गढ़वाल शासकों को काशी नरेश के रूप में भी जाना जाता था। तो काशी नरेश आपको ध्यान रखना है क्योंकि बनारस इसके राज्य की पूर्वी सीमा के निकट था। तो रीजन, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि गढ़वाल शासकों को काशी नरेश के रूप में क्यों जाना जाता था, तो गाइज उसका सीधा सीधा आंसर यही है क्योंकि जो बनारस था वो इसके राज्य की पूर्वी सीमा के पास में था। और बात की जाए शासनकाल की तो चंद्रदेव ने 1080 से 1100 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट हमारा आता है हर्यक वंश, जो कि बिंबिसार द्वारा स्थापित किया गया था। बिंबिसार का जो शासनकाल था वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा था। यह हर्यक वंश का एक संस्थापक था तथा महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। तो यहाँ पर यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए। बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगिरी बनाया था। तो राजधानी का नाम आपको ध्यान रखना है, वो है राजगिरी। उन्होंने विजय एवं विस्तार की नीति अपनाई थी। क्योंकि अक्सर गाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीतियों के बारे में, तो किसने कौन सी नीति अपनाई है वो भी आपको ध्यान में रखने वाला टॉपिक है, बात है। नेक्स्ट है नंदवंश, जो कि महापदम नंद के द्वारा स्थापित किया गया था। नंदवंश की बात की जाए तो वो भारत के प्रथम सम्राट थे। पुराणों तथा विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार वह एक शिशु नाग वंशी क्षत्रिय महामंदी के पुत्र थे। तो यहाँ महामंदी आपको ध्यान में रखना है। पुराणों में इन्हें महापदम तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा जाता था। उसे महापदम एक रात सर्वशत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जिसके स्थापित जिन्होंने किया था वो उसके संस्थापक थे। तो गाइज चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य राजवंश साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य को गंगा नदी के मैदानों, जो कि आज का बिहार एवं बंगाल से जाना जाता है, से शुरू किया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र थी, जिसको आज अगर हम जानते हैं तो आज हम पटना शहर के नाम से जानते हैं, तो उसके पास थी। नेक्स्ट है गुप्त वंश, जिसके संस्थापक श्री गुप्त रहे थे। तो गाइज जो श्री गुप्त थे उनके शासनकाल की बात की जाए तो 240 से 280 ईसा पूर्व उनका शासनकाल था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक राजा थे। श्री गुप्त के बाद जो उनके पुत्र थे जिनका नाम था घटोत्कच, आपको ये ध्यान में रखना है, वो शासक बने थे। इस वंश का जो प्रथम प्रतापी था, जो कि राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी, तो नाम पे ध्यान दीजिएगा, लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी कुमार देवी जिनका नाम था, उनसे विवाह किया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा गाइस अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली प्रीवियस ईयर पेपर देखा था, तो उसमें गुप्त वंश के जो सम्राट थे उनके बारे में पूछा गया था। तो गाइस आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जो श्री गुप्त थे उनके अलावा जो सम्राट रह चुके हैं गुप्त वंश के, उनके नाम तो श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, जिनको महेंद्र द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था, और स्कंदगुप्त। तो गाइज ये सारे नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं।
नेक्स्ट है पाल वंश, जिसके संस्थापक गोपाल नामक रहे थे। तो पाल वंश की जो स्थापना थी वो गोपाल ने की थी, जो कि राज्य के पहले सम्राट भी थे। उन्होंने बंगाल को अपने नियंत्रण में एकीकृत किया और यहाँ तक कि मगध यानी कि बिहार उसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो गाइज यहाँ पर नाम पर ध्यान दीजिएगा, किस किस को, बंगाल को, मगध यानी कि बिहार को। बिहार के जो ओदंतपुरी में मठ की स्थापना हुई थी वो गोपाल ने ही की थी। तो ओदंतपुरी यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाला बात है। और क्या स्थापित किया था, मठ। धर्म परिवर्तन के बाद जो उन्हें बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट माना गया था, जिनका नाम था गोपाल। अगला है पल्लव वंश, जिसके संस्थापक सिंह विष्णु थे। सो गाइज पल्लव राजवंश के जो गौरव का श्री गणेश जो किया गया था वो उसके पुत्र जिसका नाम था सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। और शासनकाल की बात की जाए तो 575 से लेकर 600 ईसा पूर्व उनका शासनकाल रहा था। सिंह विष्णु पल्लव वंश का एक प्रतापी शासक था। इसी कारण इसे पल्लवों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता था। इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। अपने शासनकाल में इसने चैर, चोल, पांड्य व कलब राजाओं को युद्ध में पराजित करके अपनी ख्याति बढ़ाई थी। तो किस किस से युद्ध हुआ था ये भी अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है गाइस राष्ट्रकूट वंश, जिसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। 735 से 756 तक जो कार्यकाल रहा था वो था इनका दंती दुर्ग का, जिसे दंती वर्मन या दंती दुर्ग प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। तो गाइस ये दोनों नाम ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे, ओके, 756 से लेके 774 तक जो रहे थे वो दंती दुर्ग प्रथम के चाचा कृष्ण प्रथम ने बद्री कीर्ति वर्मन प्रथम को परास्त करके 757 ईस्वी में नवोदित राष्ट्रकूट साम्राज्य का अधिकार ग्रहण किया। तो गाइस किस किस के बीच में युद्ध हुआ, किसको पराजित किया, ये सारे नाम बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर सवाल इन्हीं सब चीजों से बनकर आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात की जाए चोल वंश की, तो गाइस पहले मैं बताना चाहूंगी चोल वंश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो मौर्य साम्राज्य हो, चोल वंश हो, इसके एक आध दो क्वेश्चन तो अटकता ही अटकता है न्यूज़पेपर, ओ सॉरी, आपके एग्जामिनेशन में, तो उसका ध्यान रखिएगा और अच्छे से उसके बारे में रीड आउट कीजिएगा। तो चोल वंश की बात की जाए तो विजयालय चोल जो थे वो इसके संस्थापक थे। विजयालय चोल प्रारंभिक चोल जिनके शासनकाल की बात की जाए तो आर 847 से 871 सीई इनका शासनकाल है। ये चोल के वंशज थे जिन्होंने शाही चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल, तो यहाँ पर तमिल पर ध्यान दीजिएगा, तमिल आपको ध्यान रखने वाली बात है। तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। चोल शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो विभिन्न प्रकार से की जाती है। नेक्स्ट है सेन वंश, जिसके संस्थापक थे सामंत सेन। तो गाइस सामंत सेना ने सेन राजवंश की स्थापना की थी। सेन राजवंश भारत का एक राजवंश का नाम था जिसने 12वीं शताब्दी के मध्य से बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट है चालुक्य वातापी वंश, जो कि पुलकेशिन प्रथम के द्वारा संस्थापित किया गया था। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 में की थी। पुलकेशिन प्रथम ने वातापी, जो कि कर्नाटक के बागलकोट जिले में आधुनिक बादामी को अपने नियंत्रण में ले लिया था और इसे अपनी राजधानी बना दिया था। पुलकेशिन प्रथम और उनके वंशजों को बादामी के चालुक्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला है चालुक्य कल्याणी वंश तैलप द्वितीय। तो गाइस तैलप द्वितीय जो है, तैलप द्वितीय को कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक माना जाता है। इसका शासन काल जो है वो संभवत 973 से 977 ईस्वी को माना जाता है। इसके अश्वमल की उपाधि धारण इसने अश्वमल की उपाधि धारण की थी। ओके, अश्वमल यहाँ पे ध्यान रखने वाला नाम है। इसके दरबार में प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ के रचनाकर में मेरुतुंग रहते हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगला है
गर्जर प्रतिहार वंश जिसका संस्थापक हरीश चंद्र नागभट्ट है, नागभट्ट प्रथम, जिनका शासनकाल की बात की जाए तो 733 से 756 को इस राजवंश का पहला राजा माना गया था। 8वीं शताब्दी में भारत में अरबों का आक्रमण शुरू हो चुका था। ओके, तो बिटवीन, अगर आपसे पूछा जाता है बिटवीन विच टू लाइक कंट्रीज, तो वहां पे इंडिया थी इन्वॉल्व और अरबीज इन्वॉल्व थे, अरेबियंस यू कैन से। ओके, सो सिंध और मुल्तान पर उनका अधिकार हो चुका था, तो यहाँ पर सिंध और मुल्तान याद रखने वाली चीज है। फिर सिंध के राज्यपाल जो कि जुनैद हैं, उनके नेतृत्व में सेना आगे मालवा, जुर्ज और अवंती पर हमले के लिए बढ़ गई थी, जहां पर जुर्ज पर उसका कब्जा हो गया था। नेक्स्ट है खिलजी वंश जिसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। तो गाइज, दिल्ली सल्तनत के जो खिलजी वंश का शासक था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो आपको ये नाम याद रखना है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कार्यकाल की बात की जाए, शासनकाल की बात की जाए, तो वो 1290 से 96 ईस्वी या 1290 से 1296 ईसा पूर्व था। उन्होंने गुलाम वंश के शासक को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी को खिलजी वंश की अलग अपनी एक स्थापना कर दी थी। खिलजी 64 तुर्क जातियों में से एक विशेष अधिकार विहीन वर्ग थे। तो 64 तुर्क जातियां, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हेलमंद नदी के, कौन सी नदी, हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्र तथा लमगान के प्रदेश में रहते थे। कौन सा प्रदेश था, लमगान। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य, जो कि संस्थापित हुआ था हरिहर एवं बुक्का के थ्रू। तो इस वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में करी थी। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा था, जिसका नाम रखा गया था संगम वंश। इस वंश का प्रथम शासक जो था वो था हरिहर प्रथम, जिसका जो शासन काल रहा था वो 1336 से लेके 1356 ईस्वी तक रहा था, जिसने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी थी और हम्पी को अपनी राजधानी बना दिया था। तो गाइज, ये जो हम साम्राज्यों वंशों के नाम याद कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो उनके जुड़ी हुई राजधानियां हैं उनके भी नाम आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वो बेहद जरूरी है और डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई और उसकी जो राजधानी बन गई थी वो थी हम्पी। अगला है तुगलक वंश, जिसका संस्थापक थे ग्यासुद्दीन तुगलक। तो गाइस, तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था। ओके, ये अभी हमने जैसे आपको बताया। तुगलक वंश की स्थापना जो हुई थी वो 1320 में गाजी मलिक ने गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी। तो गाइस, नाम ध्यान रखना है आपको, गाजी मलिक ने किया था, गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की थी। उसने उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। तो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं तुगलकाबाद जो शहर है उसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के थ्रू हुआ, और तुगलकाबाद किले का जो निर्माण किया था वो भी उन्होंने ही करवाया था। नेक्स्ट आता है सैयद वंश, जिसका संस्थापना खिज्र खान ने करवाई थी। तो गाइज, खिज्र खान जिनका शासनकाल 28 मई 1414 से 20 मई 1421 तक रहा था। तैमूर के आक्रमण और तुगलक वंश के पतन के तुरंत बाद उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत के शासक वंश का निर्माण हो गया था, और जो सैयद राजवंश के संस्थापक बने थे वो थे खिज्र खान। अगला लोदी वंश, जिसके संस्थापक की बात की जाए तो वो है बहलूल लोदी। तो गाइस, बहलोल खान लोदी, जिनकी मृत्यु 1489 में हो गई थी, वो दिल्ली के लोदी वंश का प्रथम सुल्तान बना था। जब पिछले सैयद वंश के अंतिम शासक पदच्युत हुआ। बहलूल एक अफगान व्यापारियों के परिवार में पैदा हुआ था। तो गाइस, कहाँ से बिलोंग करते थे, वो एक अफगानी थे। बाद में यह एक प्रसिद्ध योद्धा होकर पंजाब का राज्यपाल बन गया था। कहाँ का, पंजाब का। क्या बना था, राज्यपाल। उपाधि भी बहुत जरूरी है। इसने दिल्ली सल्तनत को ग्रहण कर लिया था, कब, अप्रैल 1451 में। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य, जिसके संस्थापक हसन गंगू रहे हैं। तो गाइस, बहमनी साम्राज्य, जिसको बहमानी एम्पायर्स भी बोलते हैं हिंदी में,
हसन गंगू बहामनी सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासन काल में दिल्ली सल्तनत के कई अमीरों ने विद्रोह कर दिया था। और अगर बात की जाए सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासन काल की, तो वो 1325 से लेके 1351 ईसा पूर्व तक रहा था। अगला है अगला है मुगल वंश, जिसके जो संस्थापक थे वो थे बाबर। तो गाइज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली कि बाबर को जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक थे। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। यह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। मुबैयान नामक पदय शैली का जन्मदाता भी बाबर को ही माना जाता है। तो यहाँ पर मुबैयान आपको ध्यान में रखना है। अगला है चौहान वंश, जिसके संस्थापक वासुदेव रहे हैं। तो गाइस चौहान वंश जो राजपूतों के प्रसिद्ध वंशों में से एक है। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था। तो यहाँ राजपूतों का प्रसिद्ध वंश है, आज भी जीवित है। चौहानों का जो कम्युनिटी है, चौहान वंश जो है, जिसे वासुदेव चौहान के द्वारा संस्थापित किया गया था। चौहान या चौहान उत्तर भारत की आर्य जाति का ही एक वंश है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, उत्तर भारत की आर्य जाति। चौहान गोत्र राजपूतों में आता है। ओके, यस, राजपूतों से बिलोंग करते हैं। कई विद्वानों का कहना है कि चौहान सांभर झील, पुष्कर, आमेर और वर्तमान जयपुर राजस्थान में भी होते हैं, जो कि अब सारे उत्तर भारत में फैल चुके हैं। अगला है चंदेल वंश, जो कि नन्नुक द्वारा स्थापित किया गया था। तो गाइस चंद्रवर्मन नन्नुक देव, जिन्हें नन्नुक देव के नाम से भी जाना जाता है, 831 से 845 सीई इनका शासन काल रहा था। महोबा में चंदेल राजवंश का संस्थापक था। कहां पर? महोबा में। तो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज। जिसने चेदी चंदेल राजवंश की राजधानी चंदेरी से महोबा में स्थापित की थी। तो इसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो वो है चंदेरी। वह विंध्याचल के आसपास केंद्रित राज्य का भी शासक था। अगला है गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसके संस्थापक थे। तो गाइस गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। तो गाइस किसने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और उसके बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290, पूरी बात की जाए 84 वर्ष ईस्वी तक राज किया था। अगला है शिशुनाग वंश, जिसे शिशुनाग द्वारा स्थापित किया गया था। तो गाइस शिशुनाग वंश बुद्ध के समकालीन है। शिशुनाग वंश का शासन काल बिंबिसार और अजातशत्रु के बाद था। शिशुनाग वंश का शासनकाल लगभग 5वीं ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी के मध्य तक रहा था। तो गाइस शासन काल का आपको ध्यान रखना है, कब से कब तक रहा है। और जो वंश का शासन काल था वो बिंबिसार और अजातशत्रु के बाद हुआ था। यहाँ पर 5वीं ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शिशुनाग वंश के राजाओं ने मगध को प्राचीन राजधानी गिरिव्रज या राजगीर को राजधानी बनाया। तो यहाँ पर आपको राजधानी भी पता होनी चाहिए। और वैशाली, जो कि उत्तर बिहार को पुनर्स्थापित किया था। तो गाइज ये थे कुछ नाम हमारे भारतीय वंशों के, हमारे भारतीय इतिहास के जो प्रारंभिक दौर में विभिन्न राजवंश रहे थे और संस्थापक और उनके संस्थापक रहे थे, ये कुछ उनके नाम थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और रोचक जानकारियां जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को फॉलो करें। यदि आप भारतीय इतिहास और उनके प्रमुख राजवंशों के बारे में या फिर उससे रिलेटेड इतिहास की कुछ और चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल इन्फो आइलैंड पर जाइए और विजिट करके जो अलग अलग वीडियोस उस पर हमने डाल रखे हैं, काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी इंपॉर्टेंट है एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी कैंडिडेट्स इस बार एग्जाम्स में बैठ रहे हैं उनके लिए 110% वो इम्पोर्टेंट होने वाला है।
तो गाइज़ वो भी देखिएगा और आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और अपना प्रेम बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज़ और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स जो भी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं।